अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम इब्तिदा में बात करेंगे अफ़गानिस्तान की डेवलपिंग सिचुएशन, अफ़गान हुकूमत की तश्कील और DGISI जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब का दौरा अफ़गानिस्तान। और जो तस्वीर सामने आई हैं उसके बाद हमने देखा कि भारत में सबसे ज़्यादा उनको मसला खड़ा हुआ है। भारतीय चैनल्स चीख उठे हैं और ये पिक्चर्स जो पूरी दुनिया में अब वायरल हो चुकी हैं, और इससे एक मैसेज भी ये गया है कि हु इज़ द बॉस, ये सबको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। और आगे अफगान हुकूमत जो बनने जा रही है, यकीनन हम ये सब चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो। अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा, और यही हमारी दिलचस्पी है और यही बात हम गुज़श्ता 2 माह से कहते चले आ रहे हैं। और हमारी कोशिशों को और ख़ास तौर पे जो इवैक्यूएशन की कोशिशें थीं, जो वहाँ से ब्रिटिश नेशनल्स को, अमेरिकन्स को, इसके अलावा और यूरोपियन नेशनल्स का वहाँ से इवैक्यूएशन होना था, उसमें पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया उसको सराहा भी गया है। आज भारतीय चैनल्स की बात करते हुए क्या सूरत हाल क्या थी, मैं चाहूँगा ज़रा आपको एक मुख्तसर क्लिप की सूरत में दिखाया जाए कि भारतीय चैनल्स को क्या हुआ है। वो आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जी, मुझे बताया गया था कि क्लिप है, बताया जा रहा है कि क्लिप नहीं है, लेकिन बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि भारतीय चैनल्स जो हैं उनसे ये बात हजम नहीं हो पा रही है। और जो अंदाज अमूमन भारतीय चैनल्स पर होता है कि चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ या पाकिस्तानी DGISI अफगानिस्तान में है, या पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं वो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, और सुबह से लेकर अब तक सिर्फ भारतीय चैनल्स पर वो रो ही रहे हैं। आज के प्रोग्राम में जी डिस्कशन के लिए हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। PMLN से हमें ज्वाइन किया है चौधरी जाफर इकबाल साहब ने। चौधरी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस शो टुनाइट। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है अमजद खान न्याई साहब ने। न्याई साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले चौधरी जाफर इकबाल साहब, ऑपोजिशन की तरफ से बड़ी तनकीद की जाती है पाक फौज पे, DGISI पे, आर्मी चीफ और जनरल फैज़ हमीद पर। तो ये जो आज की डेवलपमेंट है, ये तो यकीनन आपके लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र की बात है कि जिस तरह से भारत तक ये पैगाम गया है, और भारत को ये पैगाम ये गया है कि यू कैन नॉट मेस विद अस। क्या कहेंगे आप? अली मुमताज साहब, आपके इन अल्फाज का शुक्रिया कि बहुत तनकीद की जाती है फौज पर। फौज पर कभी किसी ने कोई तनकीद नहीं की। हम यूं सलूट करते हैं शोहदा को, जवानों को, सिपाहियों को, महाज पे लड़ने वालों को। तनकीद की जाती है परवेज मुशर्रफ पर। हाँ, अगर वो फौजी था और मुल्क का गरदार था तो हम करेंगे तनकीद। तनकीद की जाती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आने के बाद, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा लिखते हैं कि मौजूदा DGISI फैजाबाद धरने में मुलव्वस थे। तनकीद तब की जाती है जब जस्टिस शौकत सदीकी कहते हैं कि ISI बेंच बनवाती है। अगर ये मेरी तनकीद गलत सर, है तो लेकिन मैं वो माफी मुआहिदा, मांगता सर हूं आपने आपसे। ये फैजाबाद धरने की बात की, तो वो तो मुआहिदा जो है वो जब हुआ था तो उसमें तो गवर्नमेंट ने पूरा रोल प्ले किया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस पर शायद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम थे, और तमाम तर इजाजतों के मैंने बाद जाकर मुआहिदे फिर की गो एड बात दिया नहीं गया था। की अली मुमताज साहब, मैंने मुआहिदे की बात नहीं की। मैंने उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात की है जिसमें लिखा है कि आर्मी ऑफिसर शामिल थे और उस वक्त DGC थे जनरल फैज हमीद साहब। मुआहिदे में भी नीचे गारंटर के तौर पे उनके दस्तखत थे। तो गारंटर कौन होता है? जो ताकतवर हो, जिसकी दोनों फ्रीक माने, जो ला के बिठाए। इस बात पे तो तनकीद करते हैं। अब आ जाते हैं इस मौजू के ऊपर। जी, इस मौजू के ऊपर आपके पास पुरानी तस्वीर होंगी जनरल अख्तर अब्दुल रहमान की, आपके पास पुरानी तस्वीर होंगी जनरल हमीद गुल की। तब अमेरिकन इन जर्नैलों के बाजू में बाजू डाल के, और मैं खुद हिस्सा रहा हूं, मैं हिकमत यार साहब के साथ जिस दिन वो काबुल दाखिल हो रहे थे, मैं पख्तिया में मौजूद था। तब भी हमारे जर्नैल तस्वीरें आज भी मौजूद होगी। लेकिन जब फवाइद हासिल करने थे अफगानिस्तान से, तब भारत के कितने कौंसल खाने खुले हुए थे, और किस तरह से भारत को अमेरिका ने ही नवाजा। अमेरिका ही बैठा हुआ था काबुल के अंदर, और उसने हर तरह से और आपको नजरअंदाज किया। आपसे पहले जिहाद करवाया, फिर तालिबान बनवाए, फिर मुशर्रफ साहब से वो तालिबान पकड़वाए। वो तस्वीर भी होंगी। जरा आज निकालिए मुल्ला बरादर की वो ठीक। तस्वीर, लेकिन जब आप वो सारी हथकड़ियां लगा के माजी की हवाले कर तस्वीर रहे का थे। हवाला दे रहे हैं। आप आज की इस तस्वीर को समझते हैं फख्र की बात नहीं है, आप खुश नहीं हैं, आज भी आप खुश नहीं हैं? जी, देखें, मैं बतौर पाकिस्तानी, बतौर इस मुल्क के नुमाइंदे, मेरी जेब से टैक्स जाता है जिससे फौज की तनख्वाहें आती हैं। मुझे हक हासिल है कि मैं अपने जमीर के मुताबिक बात करूं। आज भी आपसे काम लिया जा रहा है, आज भी आपको सामने रखा जा रहा है, आपको भेजा गया वहां, आप बहुत बगलें बजा रहे हैं।
لیکن امریکن کوئی وہاں پہ برگیڈیئر لیول کا بندہ بیٹھا ہوگا جس کو جا کے فیض حمید صاحب نے رپورٹ کی ہوگی. آر نوٹ امریکنز دیئر؟ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں امریکنز, ان کا کونسلیٹ, ان کا سفارت خانہ موجود ہے, ان کا سفیر موجود ہے, اور آپ کا ڈی جی آئی ایس آئی جا کے وہاں اسے رپورٹ کرتا ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات آپ کے پاس تصویریں ہیں, آپ کے پاس اطلاعات ہیں, یا یہ صرف آپ اپنے اندازے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ اطلاعات مجھ سے زیادہ آپ کے پاس ہیں. کیا افغانستان کے اندر امریکن سفارت خانہ کام نہیں کر رہا؟ نہیں سر, آپ نے جو بات کہی ہے کہ جا کر رپورٹ, جنرل صاحب نے جا کر رپورٹ کس کو کیا ہے, یہ آپ اپنے اندازے پر کہہ رہے ہیں یا آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ دیکھیں, میں تاریخ کا طالب علم ہوں, میں حالات حاضرہ پہ نظر رکھتا ہوں. اس وقت افغانستان کے اندر امریکنز موجود ہیں جتنی انہیں ضرورت ہے, انہیں کوئی طالبان سے خطرہ نہیں ہے. وہ آج بھی وہاں کے معاملات اپنی مرضی کے مطابق چلا رہے ہیں. آپ نے ایبسلیوٹلی نوٹ کہا, انہوں نے آپ سے کہا پی آئی اے بھیجیے, آپ نے پی آئی اے بھیجا. آپ کا اسلام آباد ایئرپورٹ بادامی باغ کی طرح ہے, امریکن طیارے آ اور جا رہے ہیں, آپ کے کراچی کے اندر ہیلی کاپٹرز اتر رہے ہیں. کہاں آپ کا گیا وہ ایبسلیوٹلی نوٹ؟ کبھی آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم ایویکویشن کے لیے اجازت دیں گے؟ ایک مقصد ہی اور تھا نا, وہ ایویکویشن پروسیس ہو رہا تھا, لیکن امریکیوں نے تو ہم سے ہوائی اڈے مانگے ہی نہیں تھے. امریکیوں نے ہم سے ہوائی اڈے مانگے ہی نہیں تھے, وہ تو ہم نے انٹرویو آپ میں سے مانگے نہیں, لیکن پھر بھی آپ کا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کیا امریکن ایئر فورس کے طیارے لوگوں کو لے کے نہیں آ رہے؟ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے چودھری جعفر اقبال صاحب کی رائے سن لی ہے, ان کا ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں جی تاریخ کو ہم کیسے بھلا دیں. اور آج جو جنرل صاحب وہاں پر گئے ہیں, میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید آج چودھری جعفر اقبال صاحب بھی بہت خوش ہوں گے, ان کی جماعت بھی بہت خوش ہوگی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اپنے ماضی کو بھی یاد رکھنا ہے کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت سیاست یا ایک وہ کہتے ہیں تنقید برائے تنقید اور اپنے اداروں کو میں سمجھن ملائن کرنا یا ان کی تصحیح کرنا, یہ کسی صورت میں بھی میرے خیال میں اس حالات کے مطابق مناسب نہیں ہے. وہ اس لیے کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان یا پورا خطہ جو ہے وہ ایک مسلسل حالت جنگ میں اس لحاظ سے ہے کہ ہم نے افغانستان کے اندر امن لے کے آنا ہے, اور امن ہی سے, افغانستان کے امن ہی سے پاکستان جو ہے وہ اس کے جو بہت سارے ایریاز ہیں ان میں امن آئے گا یا وہاں پہ امن کی پوزیشن بنے گی. تو اگر اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے آرگنز جو ہیں جو اور گورنمنٹ آف پاکستان اپنی تگ دو کر رہی ہے, اگر وہ وہاں پہ اس نے دیکھے قوموں کے ساتھ آپ نے کوئی اللہ معاف کرے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا میسج دینا چاہتے ہیں پوری قوم کی طرف سے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مناسب بات تھی اس موقع کے اوپر. کوئی وہاں پہ کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے تو نہیں گئے تھے, وہاں پہ پاکستان اور پاکستان کے متعلقہ سیکیورٹی ایشوز کو سالو کرنے گئے تھے. وہاں آپ کے لیے مطلب وہاں پہ سہولت پیدا کرنے گئے تھے کہ آپ وہاں پہ جو بھی گورنمنٹ بنے گی, سب سے پہلے ہم کوئی پاکستان اور پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ ہم کوئی اپنی پسند یا ناپسند کے مطابق گورنمنٹ نہیں چاہتے, ہم وہاں پہ وہ گورنمنٹ چاہتے ہیں جس کو عوام چاہے. اور دوسرا دیکھیں آپ کے سٹیکس ہیں, وہ سٹیکس کیا ہے کہ آپ نے نیازی صاحب خدا کا نام ہے. میں چوشا میں مکمل کروں, جی مکمل کیجیے, مکمل کیجیے. دیکھیے آپ کے سٹیکس کیا ہے, آپ کے سٹیک کیا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہاں سے کوئی پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کی شکل میں مداخلت نہ ہو, وہاں پہ کوئی ٹیررزم کی شکل میں پاکستان میں مداخلت نہ ہو, بلکہ افغانستان کی جو بھی گورنمنٹ آئے وہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر کسی بھی صورت میں حملہ کرنے کی کوشش نہ کرے. دیکھیں اس سے, اور دوسرا دیکھیں ان کا کہنا کہ جی بادامی باغ کا اڈا بنا ہو, دیکھیں آپ نے انٹرنیشنلی کچھ قوانین کو فالو کرنا ہے. آپ ان کو واللہ کوئی اڈے نہیں دے رہے, آپ ان کو سیف ایگزٹ کے تھرو اپنے اپنے ملکوں میں بھیج رہے ہیں, اور یہ آپ کا آپ بھی سمجھ, اب سیاست کرنا الگ بات ہے, لیکن یونائٹڈ نیشن کے تحت آپ نے ٹریٹی سائن کی ہوتے ہیں, آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ نے کوئی بلیک واٹر یا اس کو ڈو مور کی پالیسی کو اپناتے ہوئے
आपने कोई उनको फैसिलिटेट तो नहीं किया ना जंग की हालत में। आप वो अपने मुल्कों को जा रहे हैं, सफारतकार हैं या उनके कोई जो भी एहलकार थे, जी बिल्कुल, हम उनको सिर्फ फैसिलिटेट करने की हद तक थे, ठीक है जी, फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जी वो अपने मुल्कों में जाएं। तमाम ममालिक ने देखिए, तमाम ममालिक ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि खुदा के लिए हमें इसमें मदद दें। और देखिए, आप मदद क्या कौन सी कर रहे हैं? आप मुझे बताएं, क्या आप किसी मुल्क के ऊपर हमला होने के लिए कोई अड्डा दे रहे हैं? नहीं सब, मैंने कोई अब फौजी तक दे जो रहे हैं? आपने जो कुछ भी कोई कहा है आप ना, लॉजिस्टिक चौधरी दे रहे जाफर इकबाल साहब ने आपकी कही हुई हर बात से इख्तलाफ किया। मैं इख्तलाफात क्या है, मैं वो इख्तलाफ की तरफ आऊंगा। मैं चाह रहा हूं मैं पहले जरा आमिर हसन साहब जी, एक मिनट में अपने कंक्लूड कर जी, दूं। प्लीज। देखें, मैं समझता हूं कि नाम लेके DGISI जनरल फैज साहब का, मैं समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं है और ना होगा। इसलिए कि देखिए, वो एज ए देखिए, मेरा और आपका बेशक नाम लेते रहे, लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में इस लेवल पे आके आप क्रिटिसिज्म करेंगे, मैं समझता हूं कि आप ये वो काम करने जा रहे हैं तो दुश्मनी नहीं कर बिल्कुल ठीक है जी। मैं बैरिस्टर मेरी आमिर हसन जितनी- साहब, यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं जो भी आखिर में न्याय साहब ने कहा है कि अभी ये जो सिचुएशन है इसके अंदर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए कि जब इतनी सेंसिटिव सिचुएशन है और हमें इस बात की फिक्र है कि अफगानिस्तान से इस तरफ कोई भी ना आए, गो कि हमने बॉर्डर्स अपने सिक्योर कर दिए, हमने तार लगा दी है पाक अफगान बॉर्डर पे, और इस मौके पर कि जब आज वहाँ पर ये मुलाकात हुई है और अहम इस दौरे पर गए हैं, तो हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। देखें, अफगान इशू में हमारा कोई इतना सिर्फ रोल नहीं है कि हमने तारें लगा दी हैं और कोई उधर से ना आए और कोई इधर से ना जाए। हमारा बड़ा एक मजबूत किरदार है बतौर हमसाया के, और अफगान पॉलिसी के अंदर या अफगान मामले के अंदर पाकिस्तान पिछले निस्फ सदी से एक तरह का इन्वॉल्व है, और इन्वॉल्व होना नेचुरल है क्योंकि उनके साथ हमारा एक ताल्लुक है। तो मैं समझता हूँ बेहतर होता, तनकीद क्यों समझती है हर बात पे हुकूमत, बेहतर ना होता कि हमारा वजीर खारजा की तस्वीर आती कि वो वहाँ पे मौजूद है और एक सियासी क़यादत लीड कर रही है किसी सियासी एक्टिविटी को। नहीं, एक अगर मैं यहाँ पर आप जरा मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि ये भी तफसील आई है कि जो भी कोई मुलाकात होगी वो हमारे जो वहाँ पर एम्बेसडर मौजूद हैं उनके जरिए होगी। मेरी बात सुनने, मैं कोई नहीं, मैं फौज हमारी है, ISI हमारी है, लेकिन क्या ISI से गलतियां नहीं हुई हैं पहले अफगान इशू पे? क्या बाद में हमने नहीं माना कि हमने बहुत गलतियां की हैं वहां पे? जनरल ज़िया के दौर की गर्म पानियों तक पहुंचना और उसका अजाब पूरे मुल्क ने नहीं भुगता है? क्लैशनकोफ कल्चर, हीरोइन और पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म, क्या ये उन पॉलिसीज का नतीजा नहीं रहा है? क्या उनसे गलतियां नहीं हुई? क्या जिसे आपने शहीद जहाद अफगानिस्तान कहा अख्तर साहब को, जनरल अख्तर को, क्या उनकी वजह से पाकिस्तान ने नुकसानात नहीं उठाए हैं? हमने किसी की जंग अपनी इस्तेहकाम की बुनियाद पर नहीं लड़ी है। तो अगर हमसे पहले गलतियां हुई हैं तो कैसे आप आज यकीन कर लेंगे कि किसी ये कोई गलतियों से मुबर्रा आज की टीम है? मैं समझता हूं इसीलिए मुल्कों के अंदर सियासी क़यादतें मौजूद होती हैं, पार्लिमान मौजूद होता है, पार्लिमान के अंदर इज्तिमाई दानिश के जरिए फैसले होते हैं, हुकूमत उस पर अमल दरामद करवाती है। आप किस तरह ये इख्तियार सिर्फ एक सफारतकार को दे सकते हैं कि इस वक्त अफगान पॉलिसी में उधर का सफीर फैसला करेगा या किसी भी इदारे का, सिक्योरिटी एजेंसी का कोई एहलकार उधर जाके फैसला करेगा? ये फैसला करने का इख्तियार पार्लिमान को है, ये फैसला करने का इख्तियार हुकूमत वक्त को है, कैबिनेट को है, प्राइम मिनिस्टर को है। बदामी बाग वाली बात की थी चौधरी जाफर इकबाल साहब, ये बदामी बाग का उन्होंने कहा जी आपने हवाई अड्डा, ये तो है ना। अब जब मेरी बात सुने, आज ये आपके सारे होटल्स जो हैं इस्लामाबाद, पिंडी के, और इवन आपने जो लंगर खाने बनाए थे वो भी आपके पास तो जगह कम पड़ गई। मैं भी इस्लामाबाद देख रहा था, में रह रहा हूं, मुझे तो कहीं से किसी ने नहीं कहा कि रूम अवेलेबल नहीं। आपके या मेरे सब अच्छा रिपोर्ट देने से अली भाई रिपोर्ट तो अच्छी नहीं आ जाती है, लेकिन ना रिपोर्ट तो कुछ और है। दुनिया हमें शक्को शुबे की नजर से देखती है। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आज ये जो वावेला भारत कर रहा है बिलहाज रियासत हमारे पे क्या उसके असरात आएंगे? वो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तानी एजेंसी के
सरबराह वहां पे मौजूद हैं और एक नए टेररिज्म की, तो इस पे मैं कैसे खामोश रहूं, चौधरी जाफर इकबाल कैसे खामोश रहें, या अमजद अली खान नियाजी को किस तरह खामोश रहना चाहिए। हम पाकिस्तान, एक मुझे बात करने दे, मैं समझता हूं ये तनकीद नहीं है बतौर पॉलिटिकल वर्कर। जी नहीं साहब, बात मुकम्मल कर लें बैरिस्टर साहब, बात मुकम्मल कर लें दीजिए प्लीज बैरिस्टर साहब। मैं समझता हूं कि हम लोगों को इस वक्त होशमंदी से काम करना है, लीड वही करे, सियासी क़यादत लीड करे, साथ ये मौजूद होना पड़ेगा। हमारी फौजी नुमाइंदे भी शरीक हों, हमारे ISI के नुमाइंदे भी शरीक हों, लेकिन अगर कोई प्रोपेगेट करे भारत पूरी दुनिया के अंदर इस सूरत हाल में, जब पाकिस्तान की पहले भी वजीर आजम बड़े दिनों से अमेरिकन प्रेसिडेंट के फोन के इंतजार में है, कोई हमें घास नहीं डाल रहा। आप बताएं, अब ये जो एक जी ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, उनकी मुलाकातें किससे होती हैं पहले? तो आप मुझे बताएं, सियासी क़यादत अगर बनी गाला में बंद करने के लिए, नजर बंद करने के लिए बनाई गई है। ठीक है जी, हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद न्याय साहब जो आपने बात कही है, मैं अगर आपकी तरफ अभी आऊंगा तो आपको मौका नहीं मिलेगा बात मुकम्मल करने का, बड़ी देर से मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौट के आएंगे तो यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। वक्फे से पहले प्रोग्राम के आगाज़ में जो हमने भारतीय चैनल का क्लिप शामिल करना हम चाह रहे थे, उस वक्त हम शामिल नहीं कर पाए थे। अभी उम्मीद करता हूँ कि वो तैयार है, जरा सुन लेते हैं। काबुल पहुंचा है ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी है ISI, कई अधिकारी भी ISI प्रमुख के साथ मौजूद हैं। तालिबान के नेताओं ने उससे न्योता भेजा है, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर तालिबान सरकार बनाएगा, तालिबान सरकार का गठन हो जाएगा। और क्या ऐसे में अब ISI का भी कोई रोल होने जा रहा है? काबुल पहुंचा है ISI। जी, ये वो क्लिप था जो हमने अभी प्रोग्राम में शामिल किया और इसमें चौधरी जाफर इकबाल साहब को भी वो जवाब मिल गया। ये भारत से जवाब मिल गया चौधरी जाफर इकबाल साहब को कि वहां पर दावत दी गई थी तो DG ISI गए हैं। मैं चौधरी साहब की तरफ जाने से पहले अमजद खान न्याय साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बात मुकम्मल कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं चौधरी साहब की तरफ जाऊंगा। वो गिला भी कर रहे थे कि आपने अब मौका मुझे देना है, न्याय साहब को नहीं, लेकिन मैंने कहा न्याय साहब कुछ कहना चाह रहे थे, वो पहले बात कर लें। अली मुमताज, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब जो आपके सफारती सतह पे मुकम्मल तरीन तमाम, आपने देखा होगा जर्मन वजीर खारजा के साथ और दूसरे ममालिक से वो मुसलसल सफर भी कर रहे हैं विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना मैसेज जो है दुनिया को, हम क्या चाह रहे हैं, मसाइल क्या अफगानिस्तान, वो हर सतह पे बातचीत हो रही है। इसी तरह देखें, आपके जो इदारे हैं, देखिए कोई हिंदुस्तान के इदारे तो नहीं है, पाकिस्तान के इदारे हैं खुदारा, इनको मतलब आप क्रिटिसिज्म की भी कोई हद होती है। और इस तरीके के साथ कि जी आप वहाँ पे जनरल फैज साहब क्यों गए, मैं नहीं समझता। देखें, हर सतह पे कोशिश की जा रही है कि हमने पाकिस्तान का जो रोल है, जो पॉजिटिव रोल है, वो उसको उजागर किया जा सके। क्योंकि देखें, आज इंडिया को जो दर्द है वो आपको भी पता है कि वहाँ पे उनके सवारतकार बैठे थे और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे थे, तो उनका जो सारा सेटअप है वो उजड़ गया। तो रोना तो उन्होंने है। अगर हम उनकी बोली बोलना शुरू कर दे, मैं नहीं कहता। बिल्कुल, आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि चौधरी जाफर इकबाल साहब बोली बोल रहे हैं भारत की और उनकी जमात बोली बोल रही है भारत की। मैं आप इदारों के पीछे छुपने की कोशिश मत करें, इदारे हम सबके हैं। आप किसी इदारे के पीछे क्यों छुपते हैं? आप तर्जुमान तो नहीं है, हमारे पास ISPR मौजूद है, कौमी इदारा है, आपकी हुकूमत में भी आपके लिए था, नून की हुकूमत में भी था। मैं जरा चौधरी जाफर इकबाल साहब आपकी तरफ आता हूँ। न्याय साहब, जरा चौधरी जाफर इकबाल साहब, एक तो आपको भारत से जवाब मिल गया कि वहां पर हमारे DG ISI क्यों गए हैं, उसके अलावा जो इंटेलिजेंस चीफ्स होते हैं वो जाते हैं, और उसमें आपकी मालूमात में मजीद इजाफा करने के लिए मैं आपको बता दूं कि गुज़श्ता हफ्ते लास्ट वीक CIA के चीफ और MI6 के चीफ भी अफगानिस्तान गए हुए थे। तो यहां पर आप जो बात कर रहे हैं उससे तो फिर वो नेगेटिविटी का मैसेज जाता है और इनसिंसियरिटी का मैसेज जाता है। अली मुमताज साहब, मुझे बहुत दुख है आपके इन अल्फाज का कि मुझे भारत से जवाब मिल गया। मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तानी फौज मेरी है, पाकिस्तान के इदारे मेरे हैं, मैं रियासत पाकिस्तान हूं, मैं टैक्स देता हूं और मुझे हक हासिल है कि जो शख्स मुझे लगे कि वो पाकिस्तान के मुफाद के मुताबिक काम नहीं कर रहा या इस वक्त वो मुनासिब नहीं, तो मैं उसके ऊपर तज्जिया करूं। अगर मैं उन्हें पाल सकता हूं, अगर मैं उनका बोझ उठा सकता हूं, अगर मैं अपना पेट काट सकता हूं,
तो फिर मैं ये क्यों नहीं पूछ सकता कि आज ये क्यों हो रहा है? नहीं, लेकिन मैंने और आपको जिन इसकी वजह तालिबान बता दी की कि दावत पे गए हैं, चीफ्स, इंटेलिजेंस चीफ्स जाते हैं पिछले हफ्ते। आप सुन लीजिए ना मुझे, बिल्कुल सुन लीजिए। तो हमारे डीजी आईएसआई गए हैं, तो आप उस पर भी एतराज उठा रहे हैं, कह रहे हैं जी क्यों बिल्कुल, जी बिल्कुल ठीक है, आपने बात कर लिया, मुझे भी सुन लेना। यही तालिबान थे जिनको बेच के आपने पैसे लिए, और तब एक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ डिक्टेटर था, तब भी आईएसआई थी, तब भी यही इदारे मौजूद थे। आज उन्हीं तालिबान के साथ आप तारीख के किस वक्त किस रुख पे खड़े हुए, ये तो जरा सोचिए। आज आप कैसे कह रहे हैं कि ये तालिबान, आप कल की बात है, आपके वो दावड़ साहब, एसपी साहब इस्लामाबाद से अगवा होते हैं और अफगानिस्तान के ट्राइबल इलाके से आपको उनकी लाश मिलती है, और अब आप फिर अशरफ गनी के इलेक्शन हुए, तब भी दबे लफ्जों में कहा जाता रहा कि हमने अशरफ गनी को प्रमोट किया और हम उसको लेकर आए। भाई हम कहां कहां खड़े थे? कभी हम हिकमत यार के साथ खड़े थे, कभी हम तालिबान के साथ खड़े थे, कभी तालिबान को पकड़ने वालों के साथ खड़े रहते रहे हैं ना। अब आप हुकूमत में नहीं है तो अब आप हुकूमत को लताड़ रहे हैं कि क्यों खड़े हो रहे हैं, या आप हमारे कौमी इदारे को जो है वो आप उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये पॉलिसी कहे ना, हाँ जी, हुकूमत कहे। अली मुमताज, हुकूमत के वजीर दिफा कहाँ हैं? कोई एक बात की वजीर दिफा ने? तस्वीरों में नजर आते हैं। वो पख्तून भी हैं, वो पड़ोसी भी हैं। कहीं मंजर पे नजर आया आपको पिछले 15-20 दिन के अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई वजीर आजम ने ऐसी जो है वो निशिस्त की काबीना की जो अफगानिस्तान के ऊपर हो? कोई वजीर आजम ने कोई पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास ऐसा बुलाया जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर गौर व फिक्र हो? कोई पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया? आप जो इतना सेंसिटाइज कर रहे हैं अमजद नियाजी साहब कि वहां पे क्या होने जा रहा है, भाई क्या होने जा रहा है? क्या एक हुकूमत के इदारे का सरबराह, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ये फैसला करेगा? नहीं सर, वहां पर इन्विटेशन देकर बुलाया गया, आप इस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्यों आप अपना किसी और बात का गुस्सा इस बात पर निकाल रहे हैं? अगर ये खुशी का लम्हा है, आपको क्या खुशी नहीं है कि भारत में आज उनको जो है वो सुबह से लेकर अब तक रो रहे हैं, उनको मिर्चें लगी हुई हैं, चीखें निकल गई हैं उनकी? अली मुमताज, मुझे बिल्कुल बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी है। मुझे उस वक्त भी खुशी होना चाहिए थी जब वहां भारत डेले डाल रहा था, और उससे पहले हमने अमेरिकन को फैसिलिटेट किया अफगानिस्तान में जाने के लिए। हमने रास्ता दिया, हमने एयरबेस दिए, हमने मुजाहिदीन को पकड़ के दिया, और बाद में वहां पे इंडियंस बैठे थे, उनके मुफादात के लिए काम हो रहा था। तो फिर किसको खुश होना चाहिए? आखिर में फतह तो हमारी हुई ना सर, हमने शिकस्त दी। मैं आमिर हसन साहब को जरा मौका दे दूं, अभी तीसरा हिस्सा भी है प्रोग्राम को, उसमें बात कीजिएगा। शिकस्त दी आपने? जी चॉइस, मैं आपकी तरफ आऊंगा तीसरे हिस्से में दोबारा। जी आमिर हसन साहब, शिकस्त किसको दी ये तो बता दें सर। आपको मैं बताऊंगा तीसरे सेगमेंट में। बहस को जिस तरफ लेके जा रहे हैं हुकूमती हमारे दोस्त, बहस ये नहीं है। हम कभी भी ये नहीं कहते कि हमारे सिक्योरिटी के इदारों का अफगान इशू में कोई रोल नहीं होना चाहिए और कतई नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका रोल होना चाहिए, लेकिन कोई भी पाकिस्तान का जो भी किरदार होगा उसका तायुन सियासी क़यादत और आपकी पार्लिमान को करना चाहिए। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर आज तक इतना बड़ा ये मसला पैदा हो गया कि एक हुकूमत का खात्मा हुआ और वहां से नेटो फोर्सेस गायब हुई या भागी, जो भी हुआ, और वहां पे तालिबान ने आके काबुल पे कब्जा किया। उसके बावजूद अभी तक हमारे पार्लिमान के अंदर इस पे कोई गुफ्तगू नहीं हुई, हमारी किसी कमेटी के अंदर कोई गुफ्तगू नहीं हुई, हमारे प्राइम मिनिस्टर का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, हमारे फॉरेन मिनिस्टर का, हमारे डिफेंस मिनिस्टर का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अगर हम ये रोल अगर आर्मी पे छोड़ देंगे तो फिर इस तरह हमारे दुश्मन हमारे मोतबर इदारे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, जिसका नुकसान रियासत को भी होगा, हमारे इदारे का भी होगा। बात अभी सिर्फ इंडियन मीडिया की नहीं है अली मुमताज साहब, अब तो आप दूसरा मीडिया भी निकाले ना, बीबीसी पे क्या चर्चे हो रहे हैं, हर तरफ की आप बात करें। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमें होशमंदी से, ये पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है ना, हम में से कोई किसी भी इदारे के ऊपर उंगली उठाना चाहता है। हम चाहते हैं कि हमारे इदारे पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें, लेकिन उसकी जो गाइडलाइन है वो सियासी क़यादत और हुकूमत वक्त दे। और अगर हुकूमत वक्त इस काबिल नहीं है, अगर वज़ीर आज़म इस काबिल नहीं है, तो स्टेप डाउन करे, पाकिस्तान की पार्लिमान के अंदर आ जाए। नहीं भी स्टेप डाउन करता, पार्लिमान में आ जाए, कहे मुझे नहीं पता कि अफगान पॉलिसी कैसी बनानी है। हम सब लोग हल्फ के ऊपर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज,
रियासत के हलफ के ऊपर, आइन के ऊपर, पाकिस्तान की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर। हम सब इस हुकूमत को भी बेल आउट करेंगे। इसके पास अगर फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि इनके पास तो कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये तो हमारा वजीर खारजा ना लेके गए होते शाह महमूद कुरैशी, तो मुझे बताएं पीटीए के पास वजीर खारजा कौन होता? इनके पास तो कोई चीज मौजूद नहीं है। तो आज अगर इन्हें किसी पॉलिसी की जरूरत है तो लें। देखें, और सियासी क़यादतें जब लीड करती हैं, हमने किया अफगान इशू पे लीड, तो आके हिलरी क्लिंटन को इधर मानना पड़ा कि अमेरिका ने हमेशा ज्यादती की है, अफगानिस्तान को छोड़ के भागा है, पाकिस्तान को अकेला छोड़ा है। ये उधर की फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ पे उसने एडमिट किया। तो मैं समझता हूं ये बात पॉइंट स्कोरिंग की नहीं है, ये हसास वक्त के ऊपर वो बात करना है जो रियासत के कौम के मुफाद में। मैं कैसे चाहूंगा कि भारत जैसा दुश्मन, एक बात, रेमंड डेविस का वाकया भी आपकी हुकूमत में हुआ था ना, फिर जो कुछ हुआ वो भी आपने देखा। हमने नहीं रिहा किया था, जिन्होंने किया था वो आप जानते हैं, वो पंजाब गवर्नमेंट का मामला था, आप भी समझते हैं, वो हमारी कस्टडी में नहीं था, वो सब आप जानते हैं। उसे सियासी प्ले किया गया। बाद में क्या किया जाता है, वो रेमंड डेविस आज किधर है? हमारी हुकूमत को गए 10 साल हो गए, कर लेते। उसके बाद आज सारे मैं एक मिनट चौधरी साहब, तो आप करें। मैं समझता हूं हम सिर्फ और सिर्फ बड़ी नेक नियति के साथ इन्हें कहते हैं कि पाकिस्तान, वो जमात जिसने पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम दे के अपनी पाक फौज को मजबूत किया है, अपने इदारों को मजबूत किया है, जिसने हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को शाया ना करके अपने इदारे का मोरल बुलंद रखा है। हम फांसियों पे भी झूल जाते हैं तो इदारों पे उंगलियां नहीं उठाते, इसलिए कोई हम पे शक ना करे। हम कोई इमरान खान नहीं कि भारत में बैठ के अपने जर्नैलों के ऊपर क्रिटिसाइज करता था कल तक, जब उसके पास इक़्तिदार नहीं था। अभी वीडियो देखें, गलती नहीं होती, ये किसी इदारे के पीछे छुप के सियासत करना है। फिर मैं कहता हूं, फिर आए पॉजिटिव चीज के ऊपर, फौरी तौर पे पार्लियामान का इजलास बुलाएं, फौरी तौर पे पार्लिमानी लीडर बुलाएं, हमारे इदारों के सरबराह बुलाएं, एक अफगान पॉलिसी स्टेबल और पाकिस्तान के मुफाद में जो है वो बनाएं। बड़ी क्रूशियल सूरत हाल है। अच्छा चलिए, वक्त पे जाते जाते एक जुमले में बता दें, चौधरी जाफर इकबाल साहब, उनकी जमात नेगेटिव चल रही है बहुत। नहीं, नेगेटिव कैसे? देखिए, मैं नहीं समझता कि नेगेटिव और पॉजिटिव की किसी की नीयतों के ऊपर, नीयतों के ऊपर हम क्यों लोग शक करते हैं। मैं नहीं समझता कि अगर आप वहां पे करेंगे तो वो मियां शहबाज शरीफ बतौर ऑपोजिशन लीडर हो या पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगी चेयरमैन बिलावल भुट्टो करे हो, हम इन्हें कोई गलत मशवरा नहीं देंगे। हम रियासत के आज शहबाज शरीफ साहब की टेलीफोनिक बात भी हुई है, तो उसके जो नताइज में लगता है अच्छी गुफ्तगू रही है। एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। मजीद मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि पीछे 3 मिनट बाकी। मैं चाहता हूं कि तीनों मेहमानों को 1-1 मिनट मिल जाए। सबसे पहले जी न्याय साहब आपकी तरफ आते हैं। जी न्याय साहब। मैं अली मुमताज यही कहना चाहूंगा इस वक्त के, देखें, सबको नेशनल सिक्योरिटी के अंदर, फिर अभी JHQ में सबको एक तवील ब्रीफिंग दी गई कि पाकिस्तान खड़ा क्या है। तो खुदा के लिए पाकिस्तान के मफादात के ऊपर कभी भी वो सवालात ना उठाओ जिसमें आज देखें, आज पूरा इंडियन मीडिया जो है उछल कूद रहा है और उनको जितनी दर्द है हमारे DGISI के वहां पे जाने पे, तो समझ लें कि वो उनको कितनी तकलीफ है। सो हमें उसके मुताबिक भी। अच्छा, मैं सवाल नहीं पूछना चाह रहा था, लेकिन मैं मजबूरन मुझे कहना पड़ रहा है। अभी आमिर हसन साहब ने जो बात कही उसका जवाब दे दें कि आपकी जो पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसी, वो क्या है। फिर आपने सेशन इस पर कितने बुलाए और इन कैमरा सेशन हुआ, लेकिन ये नाकाफी है, मजीद होना चाहिए ना, ऑपोजिशन को साथ लेके चलना चाहिए। अली मुमताज ये कहना चाहूंगा कि इमरान खान सब ये चीजें हेड कर रहे हैं, इदारे उनके साथ मशावरत कर रहे हैं और हर लम्हे कर रहे हैं। कोई ये बात नहीं है, आपके इल्म में होना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी मुकम्मल तौर पे गवर्नमेंट खुद कर रही है और उसके ऊपर जो डे 1 से हमारा जनाब इमरान खान साहब का स्टांस है कि हमें पुरअमन अफगानिस्तान चाहिए। कोई जो अफगान फैसला करेंगे हम उसको कबूल करेंगे और एक दफा आप उनको फैसला करने दें। तमाम दुनिया को भी कहा कि इस वक्त अफगानिस्तान को आप पुरअमन बनाने में अपना किरदार अदा करें ताकि ये अमन जो है वो खित्ते के लिए और तमाम दुनिया के लिए मैं समझ बायस अमन हो, बायस सुकून हो। जी चौधरी जाफर इकबाल साहब, आपका 1 मिनट। जी न्याय साहब, 1-1 मिनट मेरे पास बचा था। जी चौधरी साहब। नियाजी साहब ने बहुत जिक्र किया UNO की करारदादों का और पाकिस्तान के ऊपर ऑब्लिगेशंस का। क्या कश्मीर के मामले में कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं, कोई UNO की करारदाद नहीं, कोई UNO का चार्टर नहीं, वहां काम नहीं आता।
और फिर खित्ते में अमन की जब बात कर रहे हैं तो अमन लाने के लिए यकीनन पाकिस्तान की कौमी पॉलिसी की जरूरत है। और हम ये दरख्वास्त करते हैं इमरान खान साहब से कि वो पीटीआई से निकलें और कौमी पॉलिसी पार्लिमान के अलावा कहीं और नहीं बन सकती। पाकिस्तान के जितनी नुमाइंदगी है पार्लिमान के अंदर उन सब को लेके बैठें और फिर आगे चलें। अगर किसी को ये वहम है कि वो अकेले कुल हैं तो फिर तारीख के सारे फैसले देख लें, उनमें आपको नाकामी हुई, कामयाबी नहीं हुई। ठीक, लेकिन चौधरी साहब एक बात तो है, दिल में तो आप खुश होंगे ना, पार्टी पॉलिसी एक तरफ कि जो आज तस्वीरें वायरल हुई हैं और भारत में भी उनको बड़ी आग लगी हुई है, और आप भी दिल में कह रहे होंगे भारत की तरफ देखते हुए कि हुनर आमी। देखिए अली मुमताज, मैं उन लोगों से हूं जिसने कश्मीर के अंदर भी अमली तौर पे जिहाद किया और अफगानिस्तान के अंदर भी बंदूक लेके लड़े हैं। ये जो खुशियां तस्वीरों की हैं मुझे नहीं भाती। हमने खून दिया कश्मीर और अफगानिस्तान के लिए। आप अगर किसी वक्त गलत साइड पे खड़े होंगे, आप अगर वहां पे अमेरिका के एलसी बन के गए हैं और उनकी मंशा के मुताबिक मामलात लेके चलने गए हैं, आज कैसी खुशी की मुझे नहीं समझ आती इस तस्वीर की। आप जरा वो तस्वीरें निकालें जब आप अफगानिस्तान को पकड़ के अमेरिका के हवाले मैं इस पर मजीद आने वाले प्रोग्राम में बात करेंगे। आमिर हसन साहब, आपका टाइम है जी। मैं समझता हूँ इस तस्वीर को अगर एक साइड पे रखें तो जो तस्वीर बन रही है खारजा महाज के ऊपर और हमारे हमसाया मुल्क के अंदर, हमें उससे मद्देनजर रखना है। ये तस्वीर अहमियत इतनी नहीं रखती कि इसे हम बहुत उछालें। अहमियत ये है कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त बड़ी जो सूरत हाल है वो इस्तिराब की सूरत हाल है। हमें वहाँ पे सियासी हुकूमत को इक़्तिदार की मुंतकली के अंदर किस तरह अफगान अवाम की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए, ताकि कल को ना दुनिया कहे ना अफगान अवाम कहे कि पाकिस्तान यहाँ पे सियासी हल नहीं चाहता, कि अपनी मर्जी के पपेट्स लाना चाहते हैं। ये इल्जामात हम पे 50 साल से लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे और अफगान अवाम के दरमियान दूरियां हुई हैं। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो सदर जरदारी ने अफगान सदर को सियासी क़यादत के साथ बिठाए और फैसले करें। लेकिन एक बात तो है, दुश्मन भौंकता रहता है, काफिले गुजर जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आमिर हसन साहब, आपने हमें वक्त दिया। नहीं साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी जाफर इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जी आपसे कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।